ओके, चेक दी आंसर टू होमवर्क क्वेश्चन. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने 3 सम करवाए थे क्लास में, बाकी के सम होमवर्क थे. चेक करते हैं. ओके, सॉल्यूशन सामने रखना, चेक करते हो. फर्स्ट पॉइंट क्या था? विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस. क्वेश्चन 1 है ये. विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस फुल्ली टैक्सेबल. अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा. फिर रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर. कॉम्पोजिट रेंट की पहचान क्या है? बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स. ऐसे 4-5 एसेट्स होते कॉम्पोजिट नहीं बोलते. अगर 4-5 एसेट्स है लेकिन उसमें बिल्डिंग ही नहीं है तो उसको बोले रेंट ऑफ अदर एसेट्स, जो रामू में फर्स्ट स्टार था. लेकिन इधर बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स है तो ये कॉम्पोजिट रेंट हो गया और ये टैक्सेबल है. लेकिन उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर दिया है क्या? नहीं दिया है. नहीं तो कोई भी इनकम से संबंधित कोई एक्सपेंस दिया तो लेस करना पड़ता है ना. लेकिन इधर कोई एक्सपेंस वेक्शन नहीं था तो ये सीधा पूरा आउटर कॉलम में जाएगा. लेकिन 9,000 पर मंथ था, गौर किया था. सो मल्टीप्लाई बाय 12, 1,08,000. फिर डिविडेंड इनकम टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम 20,000. फिर अवार्ड फ्रॉम लायंस क्लब. अवार्ड का थियरी क्या था? गवर्नमेंट से अवार्ड मिला तो एग्जाम अंडर सेक्शन 1017 है, लेकिन गवर्नमेंट से मिला है कि लायंस क्लब, तो फुल्ली टैक्सेबल. लायंस क्लब थोड़ी गवर्नमेंट है, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है. सी टैक्सेबल का कुछ नहीं, सीधा अमाउंट कॉपी करते हो. एग्जेम्प्ट है तो चौकन्ना रहना है. और एग्जेम्प्ट इनकम की जो सेक्शन है ना, वो रटे हुए रहेंगे तो दिमाग अपने आप चलेगा. एग्जेम्प्ट इनकम मेन बाहर होना चाहिए, बाकी हर इनकम टैक्सेबल ही है ना. फिर अगला पॉइंट था फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स. अब ये पॉइंट देखिए कितने लोग बोलते हैं सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था. लेकिन मैंने क्या बोला था? डी डब्ल्यू रामू फकीर जी एक्सेट्रा. एक्सेट्रा का मतलब क्या है? बहुत सारी इनकम होती है दुनिया में. डी डब्ल्यू रामू फकीर जी में दुनिया थोड़ी खत्म होती है यार. वो तो मैंने एक ऐसा कीवर्ड बनाया है जिसमें ज्यादातर जो भी इनकम्स क्वेश्चंस में दिखती है वो कवर कर ली. बाकी दुनिया में अनेक इनकम है. तो ऐसे कोई भी अजीब सी इनकम का सामना हो जाए और तुमको लगे यार सर ने ये पढ़ाया नहीं था, तो अटक मत जाना. कुछ नहीं दिखाना, समझाना टैक्सेबल. क्योंकि इतना भरोसा रखना अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो मैंने पढ़ा दिया रहेगा. तो अगर कोई जानी पहचानी इनकम नहीं दिखे तो टैक्सेबल. और टैक्सेबल में करना क्या? कॉपी कर दो. मैं तो बोलूं इसका मतलब भी नहीं समझा है ना, कॉपी कर दो बस. पर मतलब मैं बताता हूं क्या होता है ये. फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स. कंपनीज में डायरेक्टर्स लोग होते हैं ना, ये लोग डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करते हैं. मीटिंग अटेंड करने का फीस मिलता है. सो मान लो अगर कोई बड़ी कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, तो जब कभी भी बोर्ड मीटिंग होती है ना, तो मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करूंगा तो मीटिंग अटेंड करने का फीस मिलता है. क्योंकि डायरेक्टर मतलब उन लोग का प्रेशियस रोल होता है कंपनी में, और वो अपना कीमती समय कंपनी को देता है मीटिंग्स के लिए, तो उसकी उसको फीस मिलती है. तो वो भी एक तरह की इनकम है. पर ऑब्वियस ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही होगा ना. व्हाट आर द 5 हेड्स? इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं बोल सकते, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, बिजनेस नहीं, कैपिटल गेन्स नहीं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है. ठीक है, अपने ज्यादा सुने हुए नहीं है, पर जो भी इनकम ही है ना, और टैक्सेबल एग्जाम का पता है तो टैक्सेबल. तो ये टैक्सेबल था. सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 6,000. फिर एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, तो ये इंडिया हुआ के फॉरेन. फॉरेन, और फॉरेन में एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्सेबल. तो पूरा अमाउंट आएगा आउटर कॉलम 75,000. फिर इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये अपने रामू में यू था, यूटीआई म्यूचुअल फंड इनकम टैक्सेबल, तो ये भी अमाउंट लिखना है. फिर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल, तो इसका भी पूरा अमाउंट आएगा 12,000 आउटर कॉलम. फिर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको सैलरी मिला और डेली अलाउंस, तो सी इसका प्रेजेंटेशन ऐसे करना था, रिसीट्स एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. फिर नीचे 2 एरो बनाओ. पहले लिखो सैलरी कितना है, 8,000 पर मंथ है. जब कभी भी पर मंथ आता है ध्यान दिया करो, फिर उसको इंटू 12 करना पड़ेगा. तो 96,000 टैक्सेबल. डेली अलाउंस डैश ब्रैकेट में एग्जाम अंडर सेक्शन 1017. फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जाम अंडर सेक्शन 1010D डैश. लाइफ इंश्योरेंस कौन निकालता है? जिसको डेथ की चिंता है, तो डेथ वाला डी, तो ये भी डैश करना है. फिर इनकम ऑफ इज माइनर चाइल्ड
ये दो बच्चे दिए ना, दोनों का अलग अलग प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। पहले ऐसे दिखाएंगे, इनकम ऑफ फर्स्ट सन, इनर कॉलम में 7,000, लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 32 1500 पर चाइल्ड। और फर्स्ट सन मतलब एक चाइल्ड ही लिया है ना वो तो इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि 1500 ही माफ है, बैलेंस आउटर कॉलम में डालना है। तो पहले इनर कॉलम में 7,000 लिख दिया, फिर लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 32 1500 माइनस बैलेंस आउटर कॉलम में कितना आएगा 5,500। और दूसरे बच्चे की इनकम तो 500 ही है और 1500 तक माफ है। 1500 तक मतलब उससे कम हुआ तो पूरा ही माफ है, 1500 के ऊपर टैक्स आएगा ना, लेकिन दूसरे बच्चे की इनकम तो सिर्फ 500 ही है, तो विच इज 1500 के अंदर, तो इसको बोलेंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो इसको सीधा डैश कर दो, ब्रैकेट में एग्जाम अंडर सेक्शन 10 32। लेकिन पहले बच्चे की अमाउंट बड़ी थी ना, तो इनर कॉलम में लिख के -1500 करके बैलेंस इन आउटर कॉलम। टोटल बताओ क्या है इसका, 3 लाख। एक समय इधर लिख देता हूं, इसका आंसर क्या आया, 3,82,000। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो चुका है ना, क्वेश्चन 3 भी हो चुका है। क्वेश्चन 4 देखो फटाफट जल्दी। क्वेश्चन 4 में स्टार्टिंग में ठीक है नासिर वगैरह वो सब दिया है। पहला पॉइंट देखो सीधा, नासिर इज अ मेंबर ऑफ बैंड्रा क्लब, हिज विनिंग्स फ्रॉम कार्ड गेम्स इज 3,000, टैक्सेबल, फास्ट टैक्सेबल है, सीधा आउटर कॉलम। फिर डायरेक्टर्स मीटिंग फीस, ये सेम बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का फीस टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम। बैंक इंटरेस्ट, एक सेकेंड, कभी भी इंटरेस्ट इनकम आता दिमाग में जीपीएस घूमना चाहिए, जीपीएस, ये जीपीएस में है नहीं, जीपीएस में क्या था, गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, पीपीएफ सुकन्या, लेकिन ये गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, पीपीएफ सुकन्या नहीं है, तो फुल्ली टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम। सी मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर भी दे सकता था, लेकिन क्या है, मैं हर पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ताकि एक लाइन ऑफ थिंकिंग भी राइट होनी चाहिए। कई बार क्या अंदाजे से राइट आ जाता है, लेकिन आंसर राइट होना कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, राइट सोच। और इधर सोच का इंपॉर्टेंस क्या था, जैसे बैंक इंटरेस्ट आया तो सोचने का कैसे, जीपीएस, वो सोच इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइन ऑफ थिंकिंग पे ध्यान दो, तभी तो मैं हर पॉइंट का इफेक्ट बता रहा हूं ना। फिर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, पॉस्बा, तो ये इधर रूल क्या था, पहले तो ये इंटरेस्ट है, ये देखो तुम लोग भी क्वेश्चन बुक में ना ये तीनों ऐसा कर दो जैसा मैंने किया पेंसिल से। अरे इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई ये इंटरेस्ट है, अपने माइंड में जीपीएस चालू होना चाहिए, जीपीएस, गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, पीपीएफ सुकन्या, गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, पीपीएफ सुकन्या, वो चालू होना चाहिए जब कभी भी इंटरेस्ट इनकम दिखे। तो जैसा मैंने हाईलाइट किया ना, तुम लोग भी ऐसे कर दो पेंसिल से, टू शो कि ये इंटरेस्ट इनकम है। तो ये अभी अपने सामने पॉस्बा है, तो ये तो अपने जीपीएस में आता है ना, तो इट इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10-15, बट इसका अमाउंट क्या था 3,500 एग्जाम होता, 3,500। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी जीपीएस में नहीं था, नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल। फिर फिफ्थ वाला बाकी है ना, फिफ्थ भी, हाँ, मिस्टर गोविंदा इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसका फर्स्ट पॉइंट है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरी मिला है, डेली अलाउंस मिला है। इसका प्रेजेंटेशन देखो, सी प्रेजेंटेशन के लिए भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, सब ऐसे लिखना चाहिए, रिसीट्स एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर नीचे 2 एरो खींचो, एक एरो के बाजू में लिखा सैलरी, अमाउंट कितना है
3000 इंटू 12 पर मंथ है तो 36,000 आउटर कॉलम, फिर एक एरो बना के लिखिए डेली अलाउंस आउटर कॉलम डैश ब्रैकेट में एग्जाम अंडर सेक्शन 10 17, फिर डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एबीसी लिमिटेड। अब डिविडेंड कहीं से भी मिला क्या फर्क पैदा है, इट इज टैक्सेबल, लेकिन ठीक है इन लोगों ने दो दो दिया तो अपने दो एंट्री पास कर देंगे। एक डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 500 टैक्सेबल, फिर डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 5000 टैक्सेबल। दोनों अलग अलग दिखाया तो भी चलेगा, कंबाइंड करके दिखाया तो भी चलेगा, ये सब चीज को लेके इतना सीरियस मत हो, डिविडेंड का अमाउंट आउटर कॉलम में डालना है बस। फिर ही हैज वन 9,000 इन क्रॉसवर्ड, ये क्रॉसवर्ड विनिंग्स फुल्ली टैक्सेबल। फिर ही हैज लेट मशीनरी एंड फर्नीचर, लेट का मतलब समझ, लेट आउट करना मतलब भाड़े पे देना। आज अगर मैं कोई चीज भाड़े पे देता हूं ना तो क्या बोलते हैं, मैंने उसको लेट आउट किया, लेट किया, लेट मींस आई एम लेटिंग समवन यूज माय एसेट, तो उसको लेट। तो ये लेट वर्ड का मतलब क्या, भाड़े पे दिया है। क्या भाड़े पे दिया है, मशीनरी फर्नीचर एंड ऑल्सो बिल्डिंग, बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स हुआ ना कॉम्पोजिट। और क्या भाड़ा मिल रहा है, महीने का 6,000। कितने लोग हैं ना मंथली वर्ड पे गौर नहीं किए होंगे, शायद मंथली लिखा है ना, तो 6,000 पर मंथ है, सो मल्टीप्लाई बाय 12 72,000। लेकिन बाद में खर्चे भी दिए, रिपेयरिंग का 4,500, फिर डेप्रिसिएशन का 18,000, तो ये लेस करना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा है, ही स्पेंड 4,500 ऑन रिपेयर्स ऑफ मशीनरी फर्नीचर एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो कितने लोगों ने सर प्रीवियस ईयर में लिखा है, भाई तुम लोगों को पता है सम में जो भी डेटा दिया है ना ये प्रीवियस ईयर का ही डेटा है। इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो चालू ईयर है उसमें तो हम कमा रहे हैं और कमा तो लेवे, चालू ईयर का इनकम तो नेक्स्ट ईयर कंप्यूट करेंगे। हमेशा हम लोग जो कैलकुलेशन लेके बैठ रहे होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर का होता है, और अपना फिलहाल प्रीवियस ईयर कौन सा है 23 24, क्योंकि हम लोग एग्जाम देंगे मई 24 में। चलो कोई नवंबर 24 में भी देवे तो मई 24 नवंबर 24 के लिए कौन सा साल एंड हुआ है, मार्च 24, तो मार्च 24 अपना प्रीवियस ईयर एंडेड है, बट वो एंडिंग है तो स्टार्ट होगा 23 24। तो सी कभी भी इन लोग क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर लिखते हैं ना, ये इनकम टैक्स की स्टाइल है। आए दिन तुमको सेंटेंसेस में प्रीवियस ईयर दिखेगा, अपने आप को कैसे समझाओगे, हाँ वो तो प्रीवियस ईयर ही होगा ना यार, हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो प्रीवियस ईयर का ही कर रहे हैं ना, तो जो भी आमदनी हो रही है जो भी खर्चे हो रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का ही डेटा होता है। तो इसमें कोई सोचने जैसा नहीं था कि सर ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर का ही है सब। करंट ईयर में तो अभी मैं कमा रहा हूं, जैसे मेरे को इस साल जो बच्चों से फीस वगैरह मिल रही है इसकी कैलकुलेशन अभी थोड़ी करूंगा यार, शांति से कमाने तो दो पहले यार, मार्च खत्म होने का नेक्स्ट ईयर कैलकुलेशन होता है। सो इन शॉर्ट ये जो है ना गोविंदा, अपने क्वेश्चन में गोविंदा था ना, गोविंदा, तो गोविंदा ने प्रीवियस ईयर में जो कमाया ना उसी का वर्किंग है, वो भी अपनी एग्जाम में तो प्रिसाइज प्रीवियस ईयर कौन सा है 23 24। तो इसका प्रेजेंटेशन देखो, पहले कॉम्पोजिट रेंट ऑफ बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स 6,000 इंटू 12 72,000 इनर कॉलम, फिर बाद में ऐसा लिखना था लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, ढंग से लिखा है ना वो, प्रेजेंटेशन भी चेक करो। फिर उसके नीचे रिपेयर्स 4,500, डेप्रिसिएशन 18,000, वो लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं लिखा चलेगा, ऐसा लिख दो रिपेयर्स 4,500 डेप्रिसिएशन 18 जो खत्म 18,000 माइनस करके आउटर कॉलम कितना आया 49,500। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट, सॉरी टोटल बता रह गया, एक से इसके पहले वाले सम का भी टोटल नहीं बताया मैंने तो शायद, सॉरी नहीं सॉरी क्वेश्चन 4 का टोटल बताना रह गया, क्या था टोटल, छोटा सम था तो क्या है उसका टोटल तो लिखूंगा ना, ताकि जो बच्चा वीडियो से देख रहा है उसको टोटल वेरीफाई करने को चाहिए ना।
1 के बाद 4 ही किया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल क्या आया? 1 लाख। सब लोगों को सेम आ रहा है ना? मैं तुम लोग के भरोसे लेकर रहा हूं इधर। सो 1 लाख इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 देखना, मिसेस ग्रेवाल जो भी है, इधर भी देखो कैसे लिखा है, फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड। गौर किया? इधर एक बार सेंटेंस पढ़ो ना, ग्रेवाल अ टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ अ रेप्यूटेड कंसर्न गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। तो हमेशा हम लोग प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेशन करते हैं, और इन लोग ने ये जो मार्च 31 24 लिखा है ऐसे कैजुअली है कि यही आएगा, यही आएगा। अपनी एग्जाम में ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 ही होगा, क्योंकि हम लोग मई 24 में पास हो रहे हैं। दे रहे हैं तो ठीक है, पास भी हो रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट देखना, एक काम करो, मैं जो करता हूं तुम लोग करो ना, सर्कल इंटरेस्ट, सर्कल इंटरेस्ट, सर्कल इंटरेस्ट। ये जो तीनों इंटरेस्ट है ना, सर्कल कर देना, क्योंकि इंटरेस्ट का पॉइंट जब आता है ना क्वेश्चन में, दिखने में नया पॉइंट लिखता है, लेकिन इंटरेस्ट ही है ना यार। क्यों? इंटरेस्ट कमाने के 1000 सोर्सेस है, बट इंटरेस्ट ही है ना, तो देख के ही जीपीएस चालू हो जाना चाहिए। तो पहला क्या था? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, जीपीएस में नहीं है तो टैक्सेबल, 1500 आउटर कॉलम। फिर पॉस्बा वाला था, ये तो जीपीएस में आता है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इधर 3500 तक ही माफ है, तो इनर कॉलम में 4250 लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1015 कितना? 3500। आउटर कॉलम में आएगा 750। फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ग्रेवाल। मिस्टर ग्रेवाल जी आर्मी में नौकरी करते थे कि नॉर्मल एम्प्लॉय है? नॉर्मल एम्प्लॉय, तो इधर वो फुल्ली एग्जाम नहीं होगा 1019 वाला, इधर नॉर्मल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 1/3 या 15,000 विच एवर इज लोअर। तो पहले तो इनर कॉलम में दिखाएंगे कितना? 2500 भी महीने का है, पर मंथ वगैरह देखते हो कि तुम लोग? हाँ, तो इंटू 12 कितना आया? 30,000। फिर लेस वर्डिंग्स में इंटरेस्ट है मेरे को, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 1/3 ऑफ 30,000 यानी कि 10,000 और 15,000 विच इज लोअर, और जो लोअर है उसको डब्बे में डाल के सिलेक्ट किया 10,000, सो माइनस 10,000, आउटर कॉलम 20,000। फिर इंटरेस्ट, अगेन ही इंटरेस्ट आ गया, जीपीएस में नहीं है तो टैक्सेबल, तो फुल्ली टैक्सेबल आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की इनकम रामू फकीर में थी ना, लेकिन ये एग्जाम नहीं, इट इज टैक्सेबल, आउटर कॉलम। फिर एक शॉप परचेज किया है 65 लाख में, और उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है, तो ये क्या था? परचेज एट लो प्राइस। लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल? इमूवेबल। शॉप है ना, दुकान खरीदी है और सस्ते में खरीदी, तो पहले तो बताओ मजा कितना आया? 70 लाख की उसकी मार्केट में वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज काइंड ऑफ अ मार्केट वैल्यू ओनली, ओके। लेकिन हमने कीमत कितनी चुकाई? 65 लाख, तो मजा 5 लाख का आया है। इसको कंपेयर किससे करते? 10% ऑफ एक्चुअल ऑफ 50,000 विच इज हायर, तो 10% ऑफ एक्चुअल कितना है? 6,50,000 और 50,000 विच इज हायर में 6,50,000 ही हायर आ रहा है, लेकिन अपने को जो मजा मिला है वो कम है। सो अगर अमाउंट ऑफ मजा ही चौट है तो छोटा मोटा मजा फुल्ली एग्जाम, क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदते तो थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग करवा के कम करवा ही लेते, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना स्वाभाविक है। थोड़ा बहुत मतलब 10% जितना, और इधर थोड़ा बहुत ही है, 10% तो 6.5 लाख आता है, और ये तो केवल 5 लाख ही है, तो इट इज मामूली डिफरेंस, एग्जेम्प्ट। तो अमाउंट कॉलम में अमाउंट के डैश डैश प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसकी मैंने तुमको पूरी ट्रेनिंग देके भेजा था पिछले लेक्चर में,
पिछले लेक्चर में सम उस तरह से चुने थे कि तुम लोग को प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए होमवर्क करते टाइम, उसको थॉटफुली प्लान किया था मैंने। फिर बस हो गया, टोटल क्या आया 25,250 25250 25250। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी राजकुमार, ये वाला सम देखो, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये अपने रामू का यू था टैक्सेबल। फिर ये तीनों को सर्कल करो 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 जल्दी करो, ये इसको भी सर्कल कर दो। अरे करो, ये सब क्या अभी फ्रेश है ना, इसकी वैल्यू नहीं समझेगी, अभी तो लगता है हाँ सब आता है आता है आता है, भूल जाते हैं ना, तब ये सब मार्किंग काम आती है कि हाँ यार ये सब तो इंटरेस्ट ही है। अरे मैंने नोटिस किया है 100 टाइप के इंटरेस्ट आते हैं, लेकिन हर जगह स्टूडेंट सोचते हैं अलग अलग लगता है। अरे हजारों इंटरेस्ट आने दो, अपने दिमाग में थिंकिंग या जीपीएस हुआ तो एग्जाम बस। तो सी ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, जीपीएस में नहीं है ना, टैक्सेबल। फिर दूसरा वाला इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बैंक है, जीपीएस में नहीं है ना, टैक्सेबल। फिर एक और इंटरेस्ट है हिंदुस्तान लीवर, जो भी है जीपीएस में नहीं है ना, टैक्सेबल। देखा, सोच, लाइन ऑफ थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। फिर रिसीव फ्रॉम एलआईसी ऑन मैच्योरिटी, सी लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी में मिले कि डेथ में मिले, फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन 1010 डी था ना, डी फॉर डेथ, डेथ की चिंता होती तो लाइफ इंश्योरेंस निकालते, तो इसको डैश करना था। सी बहुत और अपने माइंड में सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी गलती से अमाउंट लिख दिया होता है। सिली मिस्टेक से बच के रहने का, एग्जाम दे तो चेक करो ये डैश किया है कि नहीं। फिर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है तो जीपीएस में ढूंढूंगा, तो देखो डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये एक तरह का गोल्ड बॉन्ड्स ही है। सी गोल्ड बॉन्ड्स है ना, सुनो, भारत में गोल्ड बॉन्ड्स वाली स्कीम 2 बार आई है, एक सन 1999 और एक 2015 में। इन 2 इयर्स में ना एक्चुअल लाइफ में ना गोल्ड बॉन्ड्स वाला स्कीम आया था मार्केट में, और इस स्कीम में मैंने बताया था क्या होता है, अपने को पैसों के बदले गोल्ड इन्वेस्ट करना है और अपना गोल्ड सही सलामत अपने को रिडेम्पशन के टाइम मिल जाएगा, और जब तक अपना गोल्ड गवर्नमेंट को दिया हुआ है अपने को साल टू साल इंटरेस्ट मिलेगा, वो टैक्स से भी माफ है। तो ऐसी वाली स्कीम भारत में 2 बार आई है, 1999 और 2015। तो ये 2015 वाला है। सी इधर तुम लोग से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बट अभी मैं नॉलेज दे रहा हूं ना कि गोल्ड बॉन्ड्स का लिटरली मतलब नहीं कि गोल्ड बॉन्ड्स वैसा ही लिखा हुआ चाहिए, या तो ऐसा दिया 99 का स्कीम 2015 ऐसी कोई स्कीम दी ना, मतलब गोल्ड बॉन्ड्स ही है, क्योंकि सन 1999 और 2015 में एक स्कीम आई थी, उस स्कीम में लोग ऐसे ही बोलते थे गोल्ड बॉन्ड्स लिया, गोल्ड बॉन्ड्स गोल्ड बॉन्ड्स। सो गोल्ड बॉन्ड्स इज अ जेनेरिक टर्म, जनरल, जेनेरिक मतलब जनरल टर्म है। एक्चुअली इन लोग ने ये नाम दिया था डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मोनेटाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देख मैंने अपना गोल्ड दे दिया, एक तरह से मोनेटाइज हो गया, गोल्ड दे के भी बैठे बैठे ब्याज मिल रहा है। घर पड़े गोल्ड मेरे को थोड़ी ना ब्याज देता, घर पड़ा गोल्ड मेरे को थोड़ी ब्याज देता, लेकिन वो गोल्ड मैंने गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट क्या कर दिया, मेरा गोल्ड मोनेटाइज हो गया, पैसे कमाने लगा उससे, इसलिए इसको स्कीम को बोलते गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इन शॉर्ट तुम लोग याद रखो ना, कभी भी 1999 और 2015 बोल के कोई गोल्ड का स्कीम दिया ना, तो ये अपना वो जीपीएस का जी ही है, एंड इट इज फुल्ली एग्जाम। तो इसको डैश करना है अंडर सेक्शन 1015। इनकेस अगर रॉन्ग किया है तो इसको रेक्टिफाई कर दो, ओके। हो सकता है शायद किसी ने रॉन्ग किया हो और किसी ने राइट किया हो, इधर मिक्स्ड आंसर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और जो भी अभी समझ लो ये एग्जाम्प्ट है। सी डायरेक्टली ये सब मैं क्लास में सॉल्व करूं ना, तुम लोग की इंप्रूवमेंट नहीं आएगी तुम्हारे में, और दूसरा टाइम अलग वेस्ट होता है क्लास में। लेकिन खुद तुम लोग सॉल्व करोगे तो क्या अपने को कॉन्फिडेंस भी आता है, और रॉन्ग हुआ तो सीखने मिलता है।
और फटफट भी तो होता है ना क्लास में, अभी सॉल्व करने का टाइम बच रहा है अपना। फिर तो ये एग्जाम था, गोल्ड बॉन्ड्स डैश करना है 10-15। फिर गिफ्ट ऑफ 30,000 ईच, ये ईच वीच पे ध्यान जाता है कि नहीं अपना, ईच फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो 30 और 30 60,000, ये मनी वाला गिफ्ट है, एग्रीगेट करना पड़ता है 50,000 के ऊपर, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट कॉलम में पूरा 60,000 आएगा, 60। टोटल क्या है, टोटल इज 76,700। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी, बहुत सारे समय। क्वेश्चन 8 शेनॉय, जो भी है फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। ये सब तुम लोग देख रहे हो, हर समय ऐसा लिखते हैं, देखो प्रीवियस ईयर, हर समय लिखा, ये इनकम टैक्स की स्टाइल है फॉर द प्रीवियस ईयर। और इसके लिए आज मैंने क्या बोला, हम लोग प्रीवियस ईयर का ही इनकम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जो साल चालू है उसमें तो हम कमाने में बिजी है ना, कैलकुलेशन हमेशा प्रीवियस ईयर की ही होती है। पहला पॉइंट था डिविडेंड, ओके, और डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ यूनिलीवर, अ फॉरेन कंपनी। एक चीज नोटिस की, डिविडेंड टैक्सेबल तो है, लेकिन उससे रेटेड नीचे कुछ पॉइंट दिया है, ऊपर भी यूनिलीवर, नीचे भी यूनिलीवर, यूनिलीवर यूनिलीवर कनेक्शन दिखा, कनेक्शन। और नीचे जो दिया है ना, ये पढ़ो क्या लिखा है, शेनॉय क्लेम्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है। तो टेल मी, डिविडेंड के लिए एक्सपेंसेस का क्या रूल है, डिडक्ट ओनली वन एक्सपेंस, दैट इज इंटरेस्ट और लोन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, और इधर वही दिया है, ले। तो कैसे करेंगे, देखो पहले इनर कॉलम में डिविडेंड आएगा 10,000, फिर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, ऐसा लिखना पड़ता है। अब उसके नीचे एक एरो बना के लिखूंगा इंटरेस्ट, वो था तो 3,000, लेकिन 3,000 नहीं, मैक्सिमम 20% ले सकते हैं, 20% ऑफ ओवर डिविडेंड की कमाई। तो 10,000 का डिविडेंड 20% कितना हो गया, 2,000 ही माइनस होगा। और ये लोग एग्जाम में जान पूछ के बड़ी अमाउंट देंगे ताकि अपना लिमिट वाला नॉलेज टेस्ट हो। तो प्रेजेंटेशन कैसा था, 10,000 इनर कॉलम में, फिर इंटरेस्ट और लोन 3,000 होते हुए भी हम लोग 2,000 ही माइनस करेंगे, तो मैक्सिमम 20% माइनस कर सकते। तुम लोग को चाहिए ना ऐसा दिखा से दे रहे हो, प्रेजेंटेशन का स्टाइल बता, देखो ना, डिविडेंड 10,000, फिर देखो ना इधर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, फिर नीचे एक एरो बना के लिखा इंटरेस्ट और लोन, फिर ब्रैकेट में लिखना चाहिए 3,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। मतलब है 3,000 रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या बोला ब्रैकेट में, 3,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब उसको सीमित कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं तो 3,000 माइनस कर दूं तो गलत हो जावे। तो क्या बोला ब्रैकेट में, 3,000 रेस्ट्रिक्टेड टू, ये दो दिखने में ऐसा दिखता है, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। सी ऐसा लिख लेने से क्या है, पेपर चेकर को लगेगा कि इसको नॉलेज है, भाई को नॉलेज वाला बंदा है। 20% वो सब लिखा है ना। सो आई रिपीट, ब्रैकेट में ये लिखोगे तो अच्छा रहता है, 3,000 फिर कॉमा करके रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। बाकी इतना हार्ड एंड फास्ट है, इसके लिए कोई मार्क्स वार्क्स कटने का रिस्क नहीं है, 2,000 माइनस करना है बस। आउटर कॉलम 8,000, फिर जल्दी ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन में ऊपर, क्वेश्चन में डिविडेंड हो गया, फिर विनिंग्स, विनिंग्स का भी खर्चा दिया, भाई देख तो सही, नहीं सॉरी सॉरी गलत बताया मैंने, सॉरी माय बैड, ये हॉर्स रेस है और नीचे लॉटरी टिकट बोला है, तो ये गलत टाइम पे बता दिया, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हुआ है। विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस का कोई खर्चा वर्चा दिया भी नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल।
फिर लॉटरी विनिंग्स, हाँ इससे संबंधित नीचे दिया एक्सपेंस ऑफ बाइंग लॉटरी टिकट्स, ऊपर भी लॉटरी नीचे भी लॉटरी, लेकिन नीचे जो एक्सपेंस दिया इग्नोर करते हैं। मेरा डायलॉग क्या था, लॉटरी खर्चे से लगती है कि किस्मत से, तो उसका किस्मत कनेक्शन होता है, खर्चे से कोई कनेक्शन नहीं है, इसने इग्नोर दी खर्चा। फिर तो लॉटरी पूरा आउटर कॉलम में 75,000। इंटरेस्ट, सर्कल इंटरेस्ट एक परंपरा बना दो, जब कभी भी इंटरेस्ट दिखे गोल कर दो और दिमाग में जीपीएस चालू कर दो, और ये जीपीएस में है नहीं टैक्सेबल 18,000। फिर डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहां से मिला सोचते का नहीं, डिविडेंड इज टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट होता तो पढ़ाई दिया होता ना यार, इन लोग के बहकावे में आने का नहीं, मेरे पे भरोसा रखो। फिर टोटल बताओ क्या आया, 1,12,000। फिर क्वेश्चन 9, ये बड़ा सम है, ये सम का मकसद था टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स इन वन क्वेश्चन। एग्जाम के दिन सुनो टाइम कम हो ना, तो एक ये सम कर लिया, और मैंने जो क्लास में फर्स्ट 2 सम करवाए थे मार्क कर दो ना, टाइम कम होता है कहां करने का टाइम मिलता है। मैंने फर्स्ट 2 सम करवाए थे ना, फर्स्ट 2 मैंने एक्चुअली पहला कौन सा करा था, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, क्वेश्चन 2, फिर 11 था, 2, 11, 9, ये 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। 9 क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है ना, और 11 क्योंकि गिफ्ट का अच्छा सम था वो। सेकेंड एक बेसिक सम है, एक बेसिक सम तो देखेंगे ना यार, जबकि सम में कोई दम नहीं है, एक बेसिक, एक बार चलो सेकेंड नहीं देखा तो भी चलेगा। 9 एंड 11 इज मस्ट, मार्क कर दो। सी ये सब है ना, सुनो ये प्लानिंग अभी करनी पड़ती है, ये खाली टैक्स में नहीं, सुन इग्नोर करे लोग मेरे को, चाहे अकाउंट्स हो कॉस्टिंग हो, हर एक में ना ये पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कि एग्जाम में अगर क्राइसिस है, कम टाइम है, तो क्या करके काम चल जाता है। और चाहिए तो कभी कभी खुद के सम बना दिया करो, 3-4 सम में लग रहा है ना अलग अलग पॉइंट है, तो उसको कंबाइन करके एक सम बना दो, या फिर कुछ नहीं तो एक आध सम मार्क कर लिया, फिर दूसरे सम्स में कोई एक आध पॉइंट उसके नोट्स बना दो। मतलब अपने को काम कट शॉर्ट करने का रास्ता ढूंढना है बस। जैसे इसमें तो मैंने बता दिया ना, वैसे हर सब्जेक्ट में अपने को प्लानिंग करनी है, या जैसे कॉस्ट शीट है, इतने सारे सम नहीं करने तो क्या करूं, तो ऐसे कुछ मेन सम मार्क कर दिए, फिर बाद में जिन जिन सम में खाली एक आध पॉइंट है उसके पर्सनल नोट्स बना दो, कि ये आया तो फैक्ट्री ओवर्स में डालना है, ये आया तो ऑफिस ओवर्स में डालना है, ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स का नोट्स बना दो, ताकि एग्जाम में क्या है, सी अभी हम लोग जोश में ना 100 सम करने का भी फायर रहता है, करूंगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली टाइम नहीं होता एग्जाम में, 2-3 सम में काम हो जावे वैसा जुगाड़ करके रखो। तो 2-3 सम किया, फिर बाद में एक्स्ट्रा नोट्स बना के रख दो, ये सब एक्टिविटी अभी करनी पड़ती है। यस तो इस चैप्टर में तो क्वेश्चन 9 और 11 कर दिया तो भी चल जाएगा, 9-11 भी सफिशिएंट है, 2 भी जाने दो, एक और भी टाइम कम कर सकते, 2 में ऐसा कोई अनोखा सोना चांदी थोड़ी था। हाँ 9 में क्या ज्यादा पॉइंट्स आ रहे तो सब कवरेज हो जाता है। जल्दी फास्ट 9th, पहले काम करो, पॉइंट नंबर 1 में इंटरेस्ट है ना, गोला करो, गोला बनाओ, गोला सर्कल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को देखते ही अच्छा ये तो सब इंटरेस्ट कर दो, इकट्ठे कर दो, जितने भी इंटरेस्ट एक साथ कर दो सर्कल, ये पहला वाला इंटरेस्ट है, फिर नीचे भी 10, 11, 12, 13, सब इंटरेस्ट इनकम में अपने को जीपीएस एक्टिवेट करना, अपना जीपीएस, गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या, गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या। तो पहले इंटरेस्ट ऑन महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जीपीएस में नहीं है तो टैक्सेबल, फिर डिविडेंड टैक्सेबल, फिर जीएस लेट आउट, लेट आउट करने का मतलब भाड़े पे देना, क्या भाड़े पे दिया देखो, मशीनरी, फर्नीचर, बस बिल्डिंग है क्या, तो इसको कॉम्पोजिट मत कहो, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता,
कोई इसको कॉम्पोजिट माने कि अदर एसेट माने, ट्रीटमेंट तो वही है ना यार। लेकिन मेरे नोट्स में जो तुमको कॉम्पोजिट करके बोला गया ना, वो बिल्डिंग प्लस अदर है। और सिर्फ बिल्डिंग का क्या अलग चैप्टर है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने बताया था पहले लेक्चर में, जब कभी भी 4 दीवार छतों का भाड़ा मिलता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। लेकिन कभी कभार बिल्डिंग के अंदर मशीन फर्नीचर सब घुसे हुए रहते हैं और सबका कंबाइंड रेंट चार्ज किया है, तो बिल्डिंग का अस्तित्व मिट जाता है, वो मिक्स्ड एसेट हो जाता है, तब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बताया ये सब याद है कि नहीं? तुम लोगों को मेरे साथ बिताया हुआ वक्त याद रहता है कि नहीं? फर्स्ट लेक्चर तो खैर ये कॉम्पोजिट नहीं अदर एसेट्स है। तो टेल मी अमाउंट कितना था? अब कितने लोग ने देखा ही नहीं होगा, मेरे को मालूम है, पक्की बात है। मंथली देखा ही नहीं होगा कोई। वेरी गुड, देखा है तो, नहीं देखा है तो देखने का। सो 2000 इंटू 12 24,000। फिर ही स्पेंड 6,500 ऑन रिपेयर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोला है तो क्या बोलना चाहिए? सारे ट्रांजेक्शन प्रीवियस ईयर में तो हुए, और प्रीवियस ईयर का ही तो लेके सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर डेप्रिसिएशन दिया 18,000, लेकिन इसका देखो प्रेजेंटेशन देखना, पहले रेंट ऑफ अदर एसेट लिख दो या फिर मशीन फर्नीचर जो भी लिखना लिख दो। 2000 इंटू 12 24 है इनर कॉलम, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, और उसमें पहले रिपेयर्स आएगा 6,500, फिर आएगा डेप्रिसिएशन 18,000। आंसर आ रहा है नेगेटिव में, कितना? 5। रहने दो, रहने दो, वो दूसरी इनकमों में एडजस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। टैक्सेशन की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ। ऐसे सुनो, सेट ऑफ करने की भी कुछ नियम है, नहीं सुन रहे लोग? क्या बोला लास्ट सेंटेंस? सेट ऑफ करने की भी कुछ नियम है, और उस नियम के बारे में भी एक चैप्टर अलग से होने वाला है बाद में। 14 से चैप्टर है, लेकिन वो अलग से होगा कि सेट ऑफ के क्या नियम है। लेकिन इधर वो कोई बड़ा नियम काम नहीं आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो उसको दूसरी इनकम में सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब समझ, एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब टोटलिंग कर दे रहे, सब ऐड हो रहा है ना, तो ये माइनस कर देंगे। लेकिन आण दो, माइनस से तो क्या आण दो। आज हम कमाते हैं तो कभी कभी कमाने के चक्कर में खर्चे ज्यादा होते हैं। जैसे मुझे हो सकता है कि नहीं, तुम लोग से फीस मिली जितनी भी, लेकिन मेरे खर्चे ज्यादा हो गए तो बिजनेस में लॉस होता है ना। तो वैसे दिस इज लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस। लैंग्वेज देगा, लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस। अरे अपना फाइनल टोटल भी नेगेटिव आ सकता है, तो क्या बोलेंगे? लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस। नहीं तो अंत में हम लोग क्या लिखते हैं? टैक्सेबल इफॉस। लेकिन लास्ट आंसर ही नेगेटिव आया तो लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसा यूजुअली नहीं आएगा, लेकिन ये सब में मैंने ये सब मैंने खुद बनाया है, ताकि एक सम के अंदर क्या तरह तरह की वेराइटीज कवर कर दो। तो ये जानबूझ के मैंने अमाउंट ऐसे लिया ना कि नेगेटिव आ जाए, ताकि बच्चे को क्या अजीब ना लगे, एक्सेप्ट करो होता है ऐसा। तो इसको नेगेटिव अमाउंट की तरह लिखना आउटर कॉलम में। फिर टेल मी, एक से इधर बताओ, ध्यान से सुन के बताना। माइनर चाइल्ड की इनकम 1200 है, प्लीज बोल। माइनर चाइल्ड की इनकम 1200 है, तो कितने लोग वाले ये भी बोलते हैं हाँ सर फिर 1200 में से 1500 माइनस करके नेगेटिव ले लो ना। एक स्टूडेंट को ये भी डाउट आया था, स्टूडेंट ने, क्योंकि मैंने ये पॉइंट बताया था ना, फिर एक दिन ऐसा कोई अवसर पड़ा, क्लास में स्टूडेंट ने बोला सर वो माइनर चाइल्ड की इनकम 1200 है, लेकिन आपने बोला 1500 तो एग्जेम्प्ट है, तो 1500 माइनस करके नेगेटिव आने दो ना। आपने बोला नेगेटिव चलता है, नेगेटिव एक्सपेंसेस के कारण चलता है। सी एग्जेम्पशन है ना ये, तो 1500 क्या है माइनर चाइल्ड में? वो 1500 क्या था? एग्जेम्पशन। और वो उसका मतलब सुनो क्या है, 1500 तक माफ है। तक मतलब उससे कम हुआ तो पूरा ही माफ। वो थोड़ी ना मेरा कोई एक्सपेंडिचर है। सी मैंने एक दिन बताया था एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क है। डिडक्शन वर्ड का भी यूज करते हैं जब हमारे खर्चे होते हैं, तो खर्चों में हो सकता है मैंने कमाया 2 रुपया, खर्च ज्यादा कर दिया, तो खर्च ज्यादा हो तो नेगेटिविटी आ सकती है।
धंधे में ही देख लो, मेरे धंधे में बच्चों से अगर फीस कम मिली, खर्चे ज्यादा हो गए तो लॉस होता ही है ना, बट वो एक्सपेंडिचर के कारण लॉस आ सकता है। लेकिन ये माइनर चाइल्ड हो गया, और जैसे पॉस्मा में 3,500 तक माफ है, वो तो इनकम को माफ किया एक लिमिट तक, और इनकम अगर माफ करनी है तो चलो पूरी माफ कर देंगे, उसमें थोड़ी माफ करने के बाद भी नेगेटिव आ गया, वो एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन शुड नेवर क्रिएट अ नेगेटिव फिगर, बिकॉज एग्जेम्पशन आर मेंट फॉर इनकम। इनकम को माफ कर सकते, और क्या करेंगे, उसको नेगेटिव कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नेगेटिविटी किस कारण से आती है, एक्सपेंसेस के कारण, और एक्सपेंसेस के लिए टैक्स की भाषा में बोलते हैं डिडक्शन। तो ये -500 आउटर कॉलम। फिर रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी, हाँ ये कॉम्पोजिट है, बिल्डिंग प्लस समथिंग हो गया ना। खैर इधर तो लिखा भी था कॉम्पोजिट। इनर कॉलम 4,000 इंटू 12 48,000 लेस डिडक्शन अंडरस्टैंड 57, कितना था एक्सपेंडिचर 39,500। आउटर कॉलम कितना आ गया 8,500। फिर ही इज एन ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक विच फेच्ड हिम। फेच्ड हिम मतलब फेच करना, मतलब अर्न करना। अरे फेच मतलब मिलना, तो क्या लिखा विच फेच्ड हिम अ ग्रॉस रॉयल्टी, मतलब उसने किताब लिखी है, उससे उससे रॉयल्टी मिली कितनी 45,000 की। और इन लोग कह रहे हैं ग्रॉस से मतलब खर्चा काटे भी कर रहे, और खर्चों के बारे में आगे डिटेल दिया है, लिखा है ना ही क्लेम्स फॉलोइंग डिडक्शंस। अब कोई डिडक्शन क्लेम करता है मतलब खर्चों के लिए होता है, और देखो उसके खर्चे क्या है, सैलरी टू अ क्लर्क हु कलेक्ट्स फ्रॉम हिम नेसेसरी डेटा एंड गोस थ्रू द फाइनल प्रूफ रीडिंग। जैसे मान लो मैंने किताब लिखी, सुनो ना, और मैंने अपने अंडर एक एम्प्लॉय रख दिया है, उसको क्या बोला है, तो मेरे से सब डेटा ले, टाइपिंग कर, फिर बाद में उसका फाइनल चेकिंग भी कर कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। लिखा ना उधर देखो, प्रूफ रीडिंग लिखा है ना। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या, चेक करना कि उसमें कोई अमाउंट तो गलत नहीं लिखा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। जैसे तुम लोग क्लास में कभी प्रिंटिंग मिस्टेक दिखती है ना यार, जैसे मैंने ढंग से प्रूफ रीडिंग करवाई होती तो अपनी बुक में फर्स्ट पेज में मिस्टेक नहीं आती। अपने बुक में फर्स्ट पेज में प्रीवियस से रॉन्ग लिख दिया ना, तो प्रूफ रीडिंग करने वाले ने ढंग से नहीं किया है। प्रूफ रीडिंग हम भी करवाते, लेकिन क्या है, चेकिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो इन शॉर्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं, उसने जो टेक्स्ट बुक लिखी ना, तो उसके अंदर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक ना आवे, वो प्रूफ रीडिंग करने के लिए क्लर्क रखा है। पर जो भी उसके पीछे खर्चा ही हुआ ना, सी किस किस्म का खर्चा छोड़ो ना, खर्चा हुआ ना लेस कर दो। ये तो मेरा फर्ज बनता है सर होने के नाते, समझाऊंगा ना, मैं तो समझाऊंगा ना यार। फिर स्टेशनरी खरीदा है इन कनेक्शन विद रिवीजन ऑफ द बुक। अब बुक रिवाइज करते, जैसे मेरा भी डीटी का बुक रिवाइज होता है ना, तो उसके लिए कुछ स्टेशनरी वगैरह खरीदा, जो भी करता होगा खर्चा किया है ना, बस। टेलीफोन एक्सपेंस एट्रीब्यूटेड टू पब्लिकेशन एंड सेल। पब्लिकेशन मतलब बुक्स का प्रिंटिंग करना, बेचना, तो उस चक्कर में बार बार पब्लिशर को फोन करना पड़ता है कि मेरी बुक्स बिक रही कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, वो हो रहा है नहीं कि नहीं, जो भी एक्सपेंडिचर है। सी एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है उसकी गहराई में मत घुस। अपने को हाँ इतना मोटा मोटी फील आना चाहिए क्या वो रॉयल्टी से संबंधित ही है, कोई अनरिलेटेड एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। ये देखो इन शब्दों से नहीं लग रहा है, देखो पब्लिकेशन, बुक, इधर भी देखो रिवीजन ऑफ बुक, फाइनल प्रूफ रीडिंग, ये सब किताब लिखने के सिलसिले में ही है। अब खर्चा तुमने नहीं भी सुना, छोड़ो ना यार, अपने को ये चेक करना जरूरी है कि वो इररिलेवेंट खर्चा नहीं होना चाहिए, उससे कनेक्टेड होना चाहिए। और कनेक्टेड के लिए मैंने देखो मेन शब्दों को अंडरलाइन किया है। प्रूफ रीडिंग किताब लिखते टाइम ही होता है, रिवीजन ऑफ बुक, पब्लिकेशन सेल ऑफ बुक मतलब बुक लिखने से संबंधित है। सी चेक करो, बाई चांस कोई फालतू खर्चा दिया तो, ऐसे यूजुअली लोग फालतू खर्चा देते नहीं है, बट लॉ में लिखा है कि उससे संबंधित खर्चा ही माइनस करो, बाद में माइनस करके चाहे नेगेटिव ही क्यों ना आ जाए, जैसे पिछले पॉइंट में आया था ना। क्या इधर नहीं आ रहा, इधर अमाउंट क्या था, इनर कॉलम 45,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, ये लिखा था डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। फिर उसमें इधर शॉर्ट में लिखा करो, इतना लंबा नहीं पकाने का अपने को एग्जाम में। सैलरी टू क्लर्क बस 2,400। फिर स्टेशनरी 1,400। टेलीफोन एक्सपेंस
800 बस। बाकी ज्यादा लिख दिया तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, टाइम बचता है ना शॉर्टकट मारने में। कर दो ना। बट सी जब इन लोग ने अलग अलग अमाउंट दिया है तो क्लब क्यों करना है? सी इन लोग ने 3 अलग अमाउंट दिया है तो क्यों क्लब करना है? हाँ एग्जाम में चलो क्राइसिस है, टाइम कम है, पेपर खत्म ही हो रहा है, पेपर ले लेंगे अपना वो, तब शॉर्टकट मारो, टोटल करके एक साथ में डाल दो। अरे तीनों का ही टोटल करके एक साथ डाल दो, फिर बाद में डेकोरेशन करने नहीं बैठने का। फाइनल आंसर पेपर कंप्लीट होना इज बेटर। वो बोलते ना कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन। कई बार हम लोग परफेक्शन परफेक्शन में छूट जाता पेपर। सी बैलेंस करना इंपॉर्टेंट लाइफ में। पेपर कंप्लीट भी हो, सुंदर भी दिखे, सब हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेपर कंप्लीट होना। तभी तो डायलॉग निकला, कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन। जैसे मैं भी तुम्हारे लिए ना सिलेबस कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परफेक्शन के चक्कर में लेके बैठ गया तुम लोग को 5 6 7 8 महीना, मैं भी निकल गया। एग्जाम क्या देंगे तो पढ़ा क्यों रहा एग्जाम के लिए? तो मेरे लिए भी कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन। पर मैं भी बहुत बैलेंस करता हूं कि चलो एकदम परफेक्टली अच्छा भी पढ़ाऊं लेकिन कंप्लीट भी होना चाहिए। बैलेंस करो, चलो बैलेंसिंग करना इतने सालों में आ गया है, लेकिन लाइफ में हर जगह ये रूल काम आता है, कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन। ये किसको सूट होता है? कितने जन एकदम परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद ऐसा ही हूं कि परफेक्शनिस्ट के चक्कर में ना बहुत बार कोई चीज मिस हो जाती है ना। इससे मैंने खुद ने लाइफ में सीखा, अभी तो एक्सपीरियंस हो गया ना इतना, कि भाई परफेक्शन अच्छा होता है लेकिन कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन। तो इन शॉर्ट बात कहां से निकली कि पेपर खत्म होने पे तो अपने एक एक चीज ना डिटेल मत लिखो, फटाफट टोटलिंग करके आ जाओ। फिर छठा पॉइंट, फैमिली पेंशन इनर कॉलम में 2500 इंटू 12 30,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 1/3 ऑफ 30,000 यानी कि 10,000 या फिर 15,000 विच इज लेस 10,000। 10,000 को डब्बे में डालने का, माइनस करने का, आउटर कॉलम 20,000। फिर लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम अंडर 1010D आउटर कॉलम डैश। एग्रीकल्चर इनकम गुजरात में, गुजरात इंडिया में मालूम है ना, तो डैश। एग्जाम अंडर सेक्शन 10(1) इंडिया में एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देते 10(1). फिर मलेशिया, मलेशिया फॉरेन में मालूम है ना, तो फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल। फिर पॉस्बा ये जीपीएस के अंदर आता है, 3,500 था एग्जाम, इनर कॉलम 8,500 लेस एग्जाम अंडर 1015। इधर एग्जाम लिखने का, इधर डिडक्शन मत लिखो। डिडक्शन वर्ड का इस्तेमाल कब करने का? जब खर्चा माइनस करते, और वो फैमिली पेंशन में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला है कानून में। बाकी ये जो 10 वाली चीज है ना वो एग्जेम्प्ट बोलते हैं, और इधर पॉस्बा वाला इंटरेस्ट 3,500 तक माफ है, तो उतना माफ, तो बैलेंस 5,000 बचा आउटर कॉलम। फिर कैनरा बैंक से सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है टैक्सेबल, जीपीएस में नहीं है। अपने माइंड में जीपीएस एक्टिवेटेड रखो, इंटरेस्ट आया तो। पीपीएफ अकाउंट एग्जाम, मैंने क्या बोला, पीपीएफ अकाउंट इतना फेमस है ना, एक एक के पास पीपीएफ अकाउंट है, एक 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 मतलब 11 10 11, तो ये भी डैश हो जाएगा। फिर बॉन्ड्स और इन्फोटेक ये भी जीपीएस में नहीं टैक्सेबल अमाउंट। फटफट टोटल बताओ। 161,300। एक्चुअली क्वेश्चन 10 जो बाकी है ना वो भी एक थोड़ा अच्छा है, सब ऐसे टफ नहीं है, लेकिन क्या पता कितने लोगों ने कोई चीज रियलाइज की हो कि ना हो। अगर तुम लोग को मेरे साथ बिताया हुआ वक्त याद है, गए लेक्चर वाला, तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, Mansoor, a dealer in shares, received following amounts without consideration। एक सेकंड, विदाउट कंसिडरेशन मतलब फोकट में मिला है, नो प्राइस। अरे मैं एक से सुनना ही पड़ेगा, नहीं देख रहे लोग यार, इग्नोर फील हो रहा हूं। मैंने जो तुम लोग को नो प्राइस और लो प्राइस बोला है ना, वो सिंपल लैंग्वेज मेरी थी। कानूनी भाषा कैसी है मालूम है? देखो सुनना ध्यान से।
अगर नो प्राइस होता है नो, तो उसको बोलते हैं विदाउट कंसिडरेशन, और अगर लो है तो बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये वर्ड से वाकिफ रहो, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सी मैं तुमको कैसे हर टाइम सिखाया था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लो प्राइस सस्ते में खरीदी, सस्ते में, तो मैं तो एकदम अलग अलग वर्ड से फीलिंग देना चाह रहा था ना, लेकिन कानून में इन लोगों ने क्या लिखा है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये देखो दिखने में ऐसा दिखता है वर्ड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर नहीं है वो। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब प्राइस। आज हम कुछ खरीद बेच करते तो उसका प्राइस होता है, उसको क्या होता है, कंसिडरेशन। सो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज अनदर टर्म फॉर लो प्राइस। और नो प्राइस होता है तो क्या बोलते हैं, विदाउट कंसिडरेशन। तो इधर देखो वैसा ही वर्ड लिखा है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री में मिला है, नो प्राइस वाला है। क्या क्या मिला है देखो तो सही। एक तो प्लॉट मिला है। टेल मी, प्लॉट में मुझे दूसरे सब पॉइंट्स में चेक करके एग्रीगेट करना चाहिए कि पर प्रॉपर्टी? सुना, बहुत कीमती सेंटेंस था। प्लॉट वाले पॉइंट को देख के मुझे आगे वाले पॉइंट्स में ढूंढ के एग्रीगेट करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि पर प्रॉपर्टी। नहीं तो पता है कभी भी मनी का गिफ्ट आता है ना, तो उस पॉइंट में दिया है तो अगले पॉइंट्स पे भी चेक करो। सब में कई बार 10-10 पॉइंट होते हैं, तो शायद 10वें पॉइंट में आ गया, तो चाहे पहले पॉइंट में आवे कि 10वें में आवे, एग्रीगेट तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन एग्रीगेशन का मच कहां पर है? मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो प्राइस और लो प्राइस। लेकिन ये तो प्लॉट ऑफ लैंड है, इमूवेबल, ये तो वैसे भी पर प्रॉपर्टी, और ये फ्री में मिला है। मेरे को कैसे मालूम फ्री में मिला है? विदाउट कंसिडरेशन। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, 8 लाख, फुल्ली टैक्सेबल। अरे 8 लाख का जमीन फोकट में मिल गया। किससे मिला वो भी देख, दोस्त। हाँ, इसलिए टैक्सेबल है, नहीं तो रिलेटिव से मिलता तो एग्जेम। सी गिफ्ट के पॉइंट्स हम लोग जब भी करते हैं ना, चौकन्ना रहना। कभी कोई रिलेटिव से गिफ्ट मिला होता है ना, अपना रिलेटिव का झाड़ याद है? रिलेटिव में कौन होता है? जैसे मैं खुद, मेरी स्पाउस, मेरे भाई बहन, उसके भाई बहन, मेरे माँ बाप विद भाई बहन, उसके माँ बाप विदाउट भाई बहन, उसके तो माँ बाप ही बहुत है। फिर मेरे लीनियर डिसेंडेंट, उसके लीनियर डिसेंडेंट, हमारे लीनियर डिसेंडेंट, और सब लोग इस झाड़ में विद स्पाउस बैठे हैं। इन लोग से मिला है तो फिर फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है वो चेक करने का। तो खैर इधर क्या था, फ्रॉम हिज फ्रेंड। फ्रेंड को अंडरलाइन करो, कुछ करो ऐसे, कुछ कर दो ऐसे, काट मत देना। फ्रेंड है, गौर किया जाए। पापा से मिला होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। आई एम डॉक्टर एलसी, डॉक्टर का आर हो जाता। शादी में मिला होता तो भी एग्जेम्प्ट। शादी पे तो दुश्मन भी देके जावे ना, तो भी मैरिज के प्रसंग में सब एग्जेम्प्ट है। क्या, ये तो फ्रेंड से मिला, नॉर्मल कोर्स में फुल्ली टैक्सेबल। फिर कैश गिफ्ट, एनिवर्सरी फ्रॉम हिज फ्रेंड। सी एनिवर्सरी मतलब मैरिज वैरिज तो नहीं है ना, तो टैक्सेबल। फ्रेंड लिखा मतलब कोई रिलेटिव तो नहीं है ना, मतलब टैक्सेबल। बट अकेला सोचूं कि एग्रीगेट करूं, एग्रीगेट, तो उसके लिए मुझे आने वाले पॉइंट्स में ढूंढना है। और कोई मनी है, एक बार फॉर्मेलिटी का ढूंढ लो। खैर होमवर्क करने वाले देखे होंगे, तो आगे और कोई मनी नहीं है, तो ये इकलौता मनी गिफ्ट है। और ये खुद भी तो 50,000 से कम थोड़ी, ज्यादा ही है, फुल्ली टैक्सेबल। फिर बुलियन, बुलियन क्या होता है? गोल्ड और सिल्वर जो रॉ फॉर्म में होता है, रॉ, उसको बुलियन बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था, गोल्ड और सिल्वर कभी भी रॉ फॉर्म में होता है, रॉ, उसको बोलते हैं बुलियन। रॉ मतलब बिस्किट के फॉर्म में होता है, ईट के फॉर्म में, बार के फॉर्म में होता है, वो बुलियन होता है। और बुलियन मतलब जस्वी का जे। जब कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है ना, वो जस्वी वाली चीज ही टैक्सेबल है, नॉन जस्वी आइटम्स आर एग्जेम्प्ट। और ये जस्वी है, जस्वी का जे, ज्वेलरी में सोना चांदी से सब चीज कवर होता है, आ जाता है, ब्रॉड डेफिनेशन है। फिर बुलियन की मार्केट वैल्यू कितनी थी? 75,000। बर्थडे भी मिला, हैप्पी बर्थडे के दिन मिला है,
सी हैप्पी बर्थडे कुछ नहीं, खाली शादी का इंपॉर्टेंस है लाइफ में इधर। मतलब गिफ्ट की थियरी में सिर्फ शादी का ही इंपॉर्टेंस है, और ये शादी वाला तो नहीं है ना, तो बर्थडे पे ध्यान मत दो। ये लोग स्टाइल है बर्थडे एनिवर्सरी मत देखने का, शादी होगा तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन तो बर्थडे किससे मिला है? ओ ब्रदर इन लॉ मतलब साला, साला होता है ना। ब्रदर इन लॉ क्या होता है? मेरी वाइफ का भाई, रिलेटिव है। ये अपने रिलेटिव के झाड़ में है, दिखाऊं किधर है? अपने रिलेटिव के झाड़ में किधर है बताओ, चलो मेरे को किधर बैठा, मेरा साला किधर बैठा हुआ बताओ। तो ये देखो, ये बैठा मेरा साला, ये देखो ये रहा। तो ये तो अपने रिलेटिव में आ गया, तो सिंस वो अपने को बुलियन, क्या बुलियन अपने को रिलेटिव से मिला है, तो वो आई एम डॉक्टर सी वाला हो गया, फुल्ली एग्जाम। अमाउंट कॉलम में अमाउंट के डैश डैश आ जाएगा। फिर सुनो, ऐसे प्रेजेंटेशन देखो, बुलियन सॉरी गिफ्ट ऑफ बुलियन फ्रॉम ब्रदर इन लॉ, एग्जाम बिकॉज इट इज फ्रॉम रिलेटिव। सी सेक्शन भी लिखना है, तो सेक्शन क्या था मैं 56 to 10 गिफ्ट का सेक्शन था। एनीवेज तुम लोग को मैं प्रॉपर बुक दूंगा मेरी टैक्स की, उसमें सब और अच्छी तरह डिटेल में लिखा होगा। इधर तो कई चीजें हम लोग थोड़ा शॉर्ट वर्ड में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें ना, वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ बुक तुमको मिलेगा। थोड़ा अपडेट करना बाकी है, बुक रेडी है, लेकिन नवंबर 23 एग्जाम की थे ना, मई 24 के लिए जो भी कुछ चेंजेस है वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके तुमको बुक देनी पड़ेगी। पर खैर उससे अपना कोई काम अटक नहीं रहा है, अपना काम इन नोट्स से चल रहा है अभी। तो उसमें सब लिखा हुआ आएगा 56 to 10 वगैरह है ना वो सब। तो ये एग्जाम हो गया। फिर चैलेंज है, हिम्मत है तो बताओ इसका क्या इफेक्ट आएगा। 23 जून का दिन था सन 2023। 23 क्यों लिखा है? अपनी एग्जाम में 23-24 का ही सब डेटा देते हैं। क्या लिखा है? मंसूर परचेज 5000 शेयर्स ऑफ ऑरेंज लिमिटेड एट 500 पर शेयर, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 800 थी। 800 वाली चीज 500 में मिली, सस्ते में मिला है। और शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो जस्वी में भी है, एस। तो यार ये तो जस्वी में भी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, सस्ते में मिला है। और सस्तापन भी देखो कितना है, 5000 इंटू 300 का सस्तापन। सस्तापन समझता है ना, 800 की वस्तु का 500 दिया तो फायदा कितना आया? 300 का। तो सस्तापन देखोगे तो कितना है, टोटल कितना आया? 1,50,000 बराबर है ना, विच इज मोर देन 50,000, तो इट शुड बी टैक्सेबल। क्यों था ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, लो प्राइस, टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन बताया था मैंने, गए लेक्चर की बात है। अब क्या पता तुम लोगों को मेरे साथ बिताया वो वक्त याद है कि नहीं। गए लेक्चर भगवान गवाह है, मैंने इधर आके बोला था कि अगर कोई वस्तु हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो चाहे वो फोकट में मिला हो कि सस्ते में मिला हो, वो चीज गिफ्ट के दायरे में नहीं आती। क्योंकि जिसका वो चीज का धंधा है, तो उसको वो चीज सस्ते में मिलना, फ्री में मिलना स्वाभाविक है। आज मैं भी कोई चीज की दुकान खोलता हूं, जैसे मान लो मेरी भी कोई सोने चांदी की दुकान है, तो मुझे तो मेरी दुकान में ज्वेलर सस्ते में मिलते ही होंगे ना, ज्वेलरी, और कभी फ्री सैंपल्स भी आता होगा, क्योंकि मैं तो दुकानदार ही हूं। लेकिन ये बंदा ज्वेलरी का दुकानदार नहीं है, शेयर्स का। मेरे को कैसे मालूम पड़ा? पहली लाइन पढ़ने का, बहुत ज्यादा कीमती। प्लीज देख लो, मेरे आईपैड को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को, देख ले अच्छी तरह। क्या लिखा है? हाँ बोल, देखा? हाँ, तो डीलर इन शेयर्स मतलब शेयर्स में डील करना उसका बिजनेस है। इंग्लिश से क्या होता है? शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, स्टॉक मतलब गुड्स है उसके लिए। तो फिर क्या हो गया?
जो चीज मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है वो चीज भले मुझे फ्री में मिले सस्ते में मिले, गवर्नमेंट का लुकआउट नहीं है, वो तो मेरा धंधा ही है और धंधे में तो फ्री सस्ता होते रहता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन देखो, सी कभी भी सस्ते वाला होता है ना तो सेंटेंस परचेज ऑफ करके लिखते हैं, फ्री में मिला तो लिख दो गिफ्ट ऑफ दिस, गिफ्ट ऑफ दैट, गिफ्ट ऑफ दिस, गिफ्ट ऑफ दैट। सस्ते वाला होता है ना तो सेंटेंस कैसे आएगा, परचेज ऑफ। तो कैसे लिखूंगा, परचेज ऑफ शेयर्स एट लो प्राइस। अलग स्टाइल में भी लिख सकते हो, ये मेरी स्टाइल है। परचेज ऑफ शेयर्स एट लो प्राइस, आउटर कॉलम में डैश, ब्रैकेट में एग्जाम बिकॉज शेयर्स आर स्टॉक इन ट्रेड फॉर मिस्टर मंसूर। आई रिपीट, ब्रैकेट में क्या था, एग्जेम्प्ट बिकॉज, पूरा ही वापस बोलता हूं, देख लो, लिखने का किसी को माने तो लिख लो। देखो पूरा ऐसा आएगा, परचेज ऑफ शेयर्स एट लो प्राइस, अमाउंट कॉलम में डैश और ब्रैकेट में रेड पेन से एग्जेम्प्ट बिकॉज शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। क्या लिखा, एग्जेम्प्ट बिकॉज शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ये देखो, स्टॉक इन ट्रेड, एग्जाम एग्जाम। हाँ, सबका सेक्शन 56(2)(10), सबका मालिक एक 56(2)(10। ये देखो, तुमको बताओ एक चीज, एक से ना, अरे वाइफ, ओहो माय गॉड, तुम लोग ये बिजनेस सोच के बैठे हो। बिजनेस क्यों, तुम लोग वो सोच रहे हो गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर। अरे भाई, अपने को कस्टमर से थोड़ी मिला है, शेयर्स मैंने खरीदा है कहीं से। ओ तुम लोग ये सोच के कमाल किए, वाह सत्यानाश कर दिया आज तो यार। तुम लोग ये सोचे हो ना, मेरे को मालूम है, मेरे को समझ गया, तुम लोग का लफड़ा समझ गया मेरे को, अभी पकड़े गए। देखो तुम लोग ने ऐसा सोचा ना, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर, इनकम फ्रॉम बिजनेस पे डालने का। ये कस्टमर से मिला है मेरे को। गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर तो क्या होता है, कस्टमर को अच्छी सर्विस दो, वो खुशी से कुछ घड़ी वगैरह कुछ दे देता है, सोना चांदी दे देता है। ये क्या था, ठीक है, बाई चांस कोई और सोचा होगा उल्टा तो बता दो। इधर क्या था, अपने को गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर नहीं था, ये था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही। मींस इधर अपने को शेयर्स खरीदे थे लेकिन सस्ते में पड़े, पर ठीक है ना, क्योंकि आज मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे कुछ सस्ते में मिला तो नॉर्मल है, बट उसका मतलब नहीं कि इसका इफेक्ट भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिजनेस पे कब आता है, जब कस्टमर ही साक्षात मुझे कुछ दे के जावे। सी इनकम फ्रॉम बिजनेस इज एन इनकम फ्रॉम माय कस्टमर्स। जैसे मेरे लिए कस्टमर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट से कुछ मिला तो, बाकी ये तो क्या अपने को कस्टमर से थोड़ी मिला है। अरे मैंने खुद, मैं शेयर का डीलर, फील करो मैं शेयर का डीलर हूं, मैंने कोई शेयर्स किसी से खरीदे होंगे और मेरा क्या रोज खरीदना चलते रहता है अपने कॉन्टैक्ट से मस्त। नहीं समझे, नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब बिजनेस करके इनकम क्या है अपने को ना। सी इधर देखो, बिजनेस पे इफेक्ट आएगा इसका इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इसका बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, लेकिन कैसे आएगा देखो। इमेजिन ट्रेडिंग अकाउंट है मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो डेबिट साइड में परचेज ऑफ गुड्स होता है, तो ये परचेज ऑफ गुड्स की तरह हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में सेल ऑफ गुड्स होता है ना, नेट इफेक्ट बिजनेस में आएगा, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो माफ है ना। नहीं तो क्या भरोसा, गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी टैक्स मार देती। सिर्फ बिजनेस में इवेंचुअली आएगा, कैसे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट के रूप से सोचो ना। ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर मैं शेयर्स का डीलर हूं तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी शेयर्स का होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ शेयर्स, परचेजेस ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ इसका इफेक्ट कैसे आएगा, परचेज ऑफ शेयर्स डेबिट साइड, कम पड़ा तो कम पे रिकॉर्ड हुआ होगा, और जब बेचूंगा तो सेल्स आएगा, ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा, बट उस वे से तो टैक्सेबल हो गया। लेकिन अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन है ना 56(2)(10, वो क्या बोलता है, इफॉस में वो माफ है।
तो इफॉस में उसका इज्जत पूर्वक एक शो करना पड़ता है कि इफॉस से माफ है वो। बिजनेस में ऑटोमेटिकली आएगा। कैसे समझा? बिजनेस में ऑटोमेटिकली कैसे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मेरे को कोई सस्ते में माल मिला है तो परचेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आता ही है। सस्ते में है तो सस्ता दिखेगा, फिर जब मैं कस्टमर को बेचूंगा तो सेल्स आएगा, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली जीपी में रिफ्लेक्ट होगा। बट सी वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में आएगा वो सब तो जब गुड्स को बेचेंगे तभी, जब इन गुड्स को बेचूंगा तभी। ये तो अभी तो खाली परचेज का इवेंट हो रहा है। बिजनेस में तो इनकम कब बनेगी? इधर परचेज ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड में सेल होने पे नेट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अभी तो खाली परचेज का इवेंट हुआ है ना, और एट द इवेंट ऑफ परचेज गवर्नमेंट कैन ऑलवेज से सस्ते में मिला है, लो प्राइस, टैक्स भरो। लेकिन लॉ ने खुद ही बोला है डोंट वरी, ये तेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो इसको हम टैक्स से माफ कर देंगे, इसको एग्जाम करेंगे इफॉस से। मतलब इफॉस में एग्जाम ऐसे बताना पड़ता है। हाँ वो बोल सकते कि गवर्नमेंट के मन में क्या आगे जाके इसको बेचेगा, यही सस्ते वाले शेयर्स को आगे जाके बेचेगा तो नेट इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट की तरह आ ही जाएगा। लेकिन इफॉस में शो करना पड़ेगा। इन शॉर्ट सिर्फ बात यही हो रही थी, नहीं दिखावे दिखाओ। इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इट इज एग्जेम्प्ट। किधर गया मेरा वो बुक? सुनो, किसी को डाउट है लेकिन सब जब हम लोग सब कैलकुलेशन करते हैं सब 5 हेड्स का, सी इसका इफेक्ट बिजनेस इनकम में असल में कब आएगा? जब इन शेयरों को बेचेगा कोई तो बेचने का बोलेंगे ना, तब आएगा। और जब तुमको इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा होगा ना, वो एक अलग ही स्टाइल में सब होता है। वो चैप्टर पढ़े बिना ज्यादा इमेजिनेशन मत खोलो, वो एक अलग ही दुनिया का चैप्टर है। पढ़ा जितना तुम्हारा अकाउंटिंग नॉलेज उससे मैं बता सकता हूं कि ये परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ गया, सस्ता तो सस्ता सही, फ्यूचर में जाके इसको बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में सेल्स की तरह दिखेगा, तो इधर परचेज इधर सेल ग्रॉस प्रॉफिट की तरह रिफ्लेक्ट होगा। बट ऑल दैट विल बी रिफ्लेक्टेड व्हेन यू सेल इन फ्यूचर। फिलहाल सेल का बात ही नहीं हो रहा है, अभी सस्ते में खरीदा उसका क्या, ये इफॉस में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा मतलब एग्जाम में लिख के भी तो बताना पड़ता है ना कि इट इज एग्जाम, और 56(2)(10 ही लिखना पड़ता है, क्योंकि कानून में भी 56(2)(10 के अंदर ही लिखा हुआ है। एक्चुअली तो वाईफाई मेरा चालू नहीं है ना अभी, नहीं तो तुमको बता दो। देखो कानून कैसा दिखता है वो एक बार दिखाता ना तो। एक से ना, ये देखो एक्ट में देखो ना कैसे दिया होता है। सी तुम लोग को इनकम टैक्स की कानून की किताब कभी टच नहीं करनी है, लेकिन सीए कर रहे हो तो थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ये देखो मैं तुमको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ा रहा हूं ना, वो पूरा चैप्टर ही इन लोगों ने सेक्शन 56 और 57 भी उसके साथ। 57 डिडक्शन वो 5 पॉइंट। तो ये देखो कानून में कैसे है, देखो क्या लिखा हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिख रहा है लिखा हुआ। अब तुम लोगों को देखो थोड़ी मेरी वैल्यू होगी। ये देखो इस तरह से कानून दिया हुआ है, देखो ये देखो ऐसे दिया होता है। ये देखो रिलेटिव का डेफिनेशन दिख रहा है कैसा है। अपना रिलेटिव का जो झाड़ था ना, नहीं पढ़ो इससे चक्कर में, मैंने सब रेडीमेड करके दिया तुम लोग को। सी मेरे सामने तो ये रूल्स बने, तुम लोग भी मेरे सामने पैदा हुए यार। हाँ तो क्या है तो, अरे मतलब मेरे सामने वाला मेरे जीते हुए मतलब सामने सामने से। तो ये सेक्शन भी सुनो, गिफ्ट का है ना, मेरे सामने बना था, तो ये चीज जो दिखी हुई है ना
पहली बार मेरे को भी बहुत R&D करके वो झाड़ बनाना पड़ा। एक बार वो झाड़ बन गया रिलेटिव का, फिर काम एकदम सिंपल हो गया। फिर ये देखो अभी मैं तुमको कुछ और बता रहा था, ये देखो 56 to 10, ये देखो ये साइड साइड में नंबर दिख रहे हैं, ये 7 भी है ना। वैसे 10 की तरफ जाते हैं हम, 10 कहाँ है 10, ये देखो ये रहा 10, ये रहा 10, देखो देखो नॉलेज होना चाहिए तो 56 to 10, ओके। फिर ये देखो ये दिख रहा है कोविड वोविड सब दिख रहा है जो अपने पढ़े थे, ये सब मैंने अपनी स्टाइल में दे दिया तुम लोग को, इन लोग की स्टाइल मत देखो। एक सेकंड, मैं तुमको ये बता रहा था अभी। ये देखो ये जसवी दिख रहा है, जसवी, जसवी की सब चीज इधर आ गई। ज्वेलरी हो गया है ना, ज्वेलरी दिख रहा है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। फिर डप्सा मैंने बोला ना, डप्सा ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। बुलियन इन लोग ने अलग से दिया, लेकिन मैं तुमको ज्वेलरी के अंदर ही मिला के बोल दिया। फिर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये इन लोग की स्टाइल है। लेकिन सी तुम लोग को ये सब में कभी घुसने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या कभी शौक हो ना, तो मैंने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट गूगल में डाला और सीधा ये आ गया, ओके। मतलब ऐसे सामने देखो, एक सेकंड, ये तो पेपर आ गया, ये सीए फाइनल का पेपर, जान दो तुम लोग काम करने, सीए फाइनल का है। वाईफाई, हाँ देखो ऐसा आता है, देखो इधर अपने को जो सेक्शन चाहिए डाल देने का, मतलब कभी ऐसे शौक हो तो, ओके। एनीवेज तो इसका फाइनल आंसर बताओ फिर क्या है, इसका फाइनल आंसर क्या है, 8,80,000। और वो जो तुमको मैंने एक्ट का पेज दिखाया ना, मतलब वो सब एक 56 के अंदर इतना सारा खिचड़ी करके दिया हुआ है सब। लेकिन वही सब तो तुम लोग को इधर रेडीमेड मिल गया ना, इधर अपने को बात है, इसमें घुसने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक सेक्शन के अंदर सब भर्ती कर दिया इन लोग ने। So finally we complete the chapter of income. Wait, एक पॉइंट बचा है, सॉरी। पॉस्बा था ना, पॉस्बा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 3 यार 500 तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर उसमें जॉइंट अकाउंट होता है ना, जॉइंट अकाउंट, तो 7 यार का एग्जेम्पशन है। अगर ऐसा बोला जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट मतलब 2 जनों का जॉइंट अकाउंट है, और पर इंसान 3 यार 500 है ना, तो जॉइंट अकाउंट में 2 इंसान है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 3,500 को, तो 7,000 का एग्जेम्पशन है। तो ये याद रखना अगर जॉइंट अकाउंट होगा तो। एनीवेज तुम लोग को मैंने बोला जो प्रॉपर टैक्स की बुक मिलेगी उसमें सब लिखा हुआ है। तो ये अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर खत्म।